हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज आप पढ़ने वाले हो इंट्रोडक्शन टू वेव्स। नया चैप्टर आज आपने शुरू करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज वेव्स पढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ऑसिलेशंस को क्लियर कर लो, ठीक है। आप देखोगे कि बहुत सारी टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आपने पीछे वाले चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ चुके होगे, ठीक है, ऑसिलेशंस में पढ़ चुके होगे, ठीक है। वेव क्या होती है, अपनी लाइफ में आपने बहुत दफ़ा ये बात सुनी होगी, ये टर्म सुनी होगी, वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। ये भी सुना होगा कि साउंड जो है वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ वेव, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा कि आपके घर में जो डिश एंटीनाज लगे हुए हैं वहाँ तक जो ट्रांसमिशन आती है वो आती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी आपने पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये सारी चीज़ें वेव हैं, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में कॉमन क्या है, वेव कॉमन है। तो व्हाट इज़ वेव, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि ये जो हमारा टॉपिक है पूरे का पूरा वेव के ऊपर। तो वेव क्या चीज़ है, तो बेटा वेव जो है ना वो एक बड़ी जनरल सी टर्म है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने दामन में ऐसे इकट्ठा किए हुए है। मैं इसकी फॉर्मल डेफिनेशन आपको बताऊं, ठीक है। पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्या है, इसके बाद हम करेंगे इसकी सारी डिटेल्स। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, सिंपली इट इज मैकेनिज्म in which energy flows from one point to another without transferring मैटर, ठीक है। एक तो ये लंबी वाली हो गई, सही है। अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें, इसमें क्या है कि ये मैकेनिज्म है जिसके अंदर एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। यानी इसमें क्या है कि आपको मैटर को ट्रांसफर नहीं करना पड़ता, एनर्जी ट्रांसफर कर जाती है, ठीक है। अब ये मैं आपको समझाऊंगी कि मैटर को फ्लो किए बगैर, मैटर को ट्रांसफर किए बगैर आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे फ्लो करती है। लेकिन अगर मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म आपको बताऊं तो वो क्या होगी, इसमें होगी इट इज डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन equilibrium that travels। अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी इन दोनों को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, आपने अक्सर देखा होगा, बचपन में ये काम किया भी होगा, ठीक है। जब भी आप किसी भी तालाब पे जाते हो या कभी तालाब ही होता है, वहां पर पानी बिल्कुल ऐसे साकिन होता है, बिल्कुल स्टिल होता है। आप क्या करते हो, जाके आपकी बेचैन रूह को सुकून नहीं आता और आप जाके उसमें पत्थर फेंक देते हो, ठीक है। आपने ये आपका पूल था, इसके अंदर आपने यहाँ पर पत्थर फेंका, तो क्या होता है कि यहाँ से जब आपने अपने हाथ की एनर्जी को इस पानी की एनर्जी में यानी पानी में फेंका, एनर्जी को ट्रांसफर किया ना, तो पहले अपनी मेन पोजीशन पे था, पानी जो था वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था ना। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो हो। तो अब वो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो जब आपने पत्थर फेंका तो आपके हाथ की एनर्जी जो है वो पानी में ट्रांसफर हो गई। अब क्या हुआ कि लहरें जो थी वो ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन ऐसे आगे की तरफ जाने लग गई। अब हमें लगता ये है कि पानी जो है वो ट्रांसफर कर रहा है ऐसे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह पर ऐसे ऑसिलेट करते हैं, जबकि एनर्जी जो है वो आगे फ्लो करती है। समझ आ गई। वाटर के मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, अपनी मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वेव जो होती है वो आगे जा रही होती है। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ पर मेरे हाथ यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, ठीक है, बंधा हुआ, और यहाँ पर
मैं इसको अपने हाथ से जर्क करती हूँ, तो क्या होगा कि यहाँ पर एक बम्प प्रोड्यूस होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा ये कि ये वाला, यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाला पार्टिकल जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ऐसा ही हुआ। अब थोड़ी देर बाद क्या आएगा कि ये पार्टिकल अपनी जगह पर वापस आ जाएगा और ये वाली एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सही है, और ये आगे चला जाएगा। अब ये पार्टिकल अपनी जगह से इधर आ गया, उसके बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल दोबारा से अपने मेन पोजीशन पर वापस आ जाएगा और ये वाला पार्टिकल जो होगा वो डिस्प्लेस कर जाएगा। समझ आ गई? इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो तो अपनी जगह पर ही अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं, लेकिन वेव जो है वो आगे की तरफ ट्रांसफर हो रही है। तो इसका मतलब है कि पहले मीडियम जो है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, फिर आप उसके अंदर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करा देते हो और यही डिस्टर्बेंस जो होती है वो आगे की तरफ ट्रांसफर कर जाती है। अब इसमें एक चीज़ होती है कि पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल अपनी जगह पर ही रहते हैं, मेन पोजीशन पर ही अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, लेकिन एनर्जी ट्रेवल करती है, एनर्जी ट्रेवल करती है, ठीक है, ये हमने ऊपर बता दिया। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते, बल्कि पार्टिकल जो है वो ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स परफॉर्म ऑसिलेशंस। अच्छा जी, तो इस डेफिनेशन से आपको क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि वेव जो होती है वो क्या होती है, ट्रेवलिंग एनर्जी होती है, ट्रेवलिंग एनर्जी। अच्छा, वेव इज ट्रेवलिंग एनर्जी। अच्छा, एक बात बताऊं, जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर मीडियम के पार्टिकल ही ऑसिलेट करें। अब यहाँ पर देखो, सिंपली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जब हमने स्ट्रिंग की एग्जांपल ली तो यहाँ से क्या हो रहा था, मेन पोजीशन से सॉरी मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट ही बढ़ रहा है ना, पहले पार्टिकल इधर था, वो मेन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप यहाँ पर वाटर वेव्स को देखो तो उसमें भी क्या है, उसकी मेन पोजीशन इधर है और वेव्स जो हैं वो मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, ऐसा ही है। लेकिन बच्चे, हमेशा ही वेव जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड नहीं होती, ज़रूरी नहीं होता कि आपके मीडियम जो है उसका डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो तो ही वो वेव होगी। अब आप कहोगे ये क्या बात कर दी आपने, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने अक्सर वो रेजोनेंस वाला चैप्टर है तो वहाँ पर आपने क्या पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में आपने रेडियो की एग्जांपल पढ़ी है, वहाँ पर शायद आपने पढ़ा हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिएगा और किसी से पूछ भी सकते हैं, और अगर आपने पूछना भी नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाकर देख लेना, वहाँ पे मैंने बताया हुआ डिटेल के साथ। तो वहाँ उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है ना रेडियो के अंदर, वो भी ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा होता है और वो वेव प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन वो वेव्स कौन सी होती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो एनर्जी ऑसिलेट कर रही होती है। तो ऑसिलेट करना यानी जब कोई वेव प्रोपगेट करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो सकता है कि वो चेंजिंग प्रेशर हो सकता है कि वो चेंजिंग एनर्जी हो, और मेरे इस चीज़ को, इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है ना, आज हम उसको दोबारा से भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब ये है कि वेव में ज़रूरी नहीं होता कि आपका डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो, कोई भी क्वांटिटी जो है अगर वो चेंज हो रही है, अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही है, तो वो आपकी वेव प्रोड्यूस करा देती है।
और मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बेटा, ये होती है आपकी लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। अब आपको पता है बहुत सारी लाइट ऐसी भी होती है जिसको हम, जो हमारे लिए विजिबल नहीं होती, लेकिन खैर वो हमारी बात नहीं है, वो आगे वाले चैप्टर्स में आएगी। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हो रही होती हैं। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सॉरी बेसिकली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज ना हो या ना हो, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगी। सही है। सॉरी ये मैं उल्टा थोड़ा सा बोल गई हूँ कि आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं भी हो रही, कांस्टेंट भी है, तो फिर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ही होगी। हमने ना वेव तो पढ़ लिया, इसका कॉन्सेप्ट भी होप सो क्लियर हो गया है, लेकिन आपको पता है कि वेव की टाइप्स जो होती है ना वो डिफरेंट तरह से होती है, यानी डिपेंड करता है। सही है। अगर आपने देखना हो कि एनर्जी के ट्रांसफर के हिसाब से तो भी उसकी दो टाइप्स हैं। अगर आपने देखना हो कि पार्टिकल के मोशन के हिसाब से फिर भी उसकी दो टाइप्स हैं। अगर आपने मीडियम के हिसाब से देखना है फिर भी दो टाइप्स हैं। ठीक है। तो वेव जो होती है ना, हम उसकी टाइप्स को पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ वेव्स with respect to transfer of energy. Okay. ओके तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो वेव की टाइप्स है ना वो दो हैं। वो दो कौन सी हैं? एक होती हैं स्टैंडिंग वेव्स और दूसरी होती हैं स्टेशनरी वेव्स। सही है। पहले नंबर पे आती हैं स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स। राइट। अब स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स कौन सी होती हैं? ये नाम से जाहिर है, ये वो वाली वेव्स होती हैं जिनके अंदर एनर्जी कन्फाइंड रहती है। ठीक है। एनर्जी जो होती है वो कन्फाइंड रहती है, एक जगह पर रहती है। और दूसरी होती है प्रोग्रेसिव वेव्स। सही है। कौन सी मिला? प्रोग्रेसिव वेव्स। ये वो वाली होती हैं जिसके अंदर मटेरियल पार्टिकल के वाइब्रेट करने से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या होगी? टाइप ऑफ वेव्स दैट ट्रांसफर एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स। ओके। तो ये होती है आपकी क्या भला? प्रोग्रेसिव वेव्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आपने लेनी हो तो लाइट वेव्स ले लो, वाटर वेव्स ले लो, या फिर स्ट्रिंग वेव्स ले लो, किसी भी किस्म की वेव्स। ओके। अब अगले नंबर पर जिसकी बारी आती है वो है टाइप ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू मोशन ऑफ पार्टिकल। मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम ज़्यादा अच्छा होगा। तो अगले नंबर पर आपने क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ वेव्स with respect to motion of particles of medium। अब देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ किसकी? रस्सी की। ठीक है। अब देखो ये आपके पास पड़ी है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आपकी तबीयत को चैन नहीं आना, आप गए जाके इसको एक एंड से पकड़ा और पकड़कर इसको जर्क देना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। जर्क देना स्टार्ट कर दिए। कैसे? यहाँ से आपने इसको झटका दिया और ये पार्टिकल जो है वो
अपवर्ड चला गया, सही है, जब आपने इसको ऊपर की तरफ खींचा। फिर आपने इसको नीचे की तरफ, ऊपर नीचे आप इसको खींच रहे हो, तो इसके अंदर जो वेव्स बन रही हैं वो कुछ ऐसी बन रही हैं। जब आप उसको ऊपर करते हो तो इस तरह से, सही है। अब पार्टिकल देखो, पार्टिकल की ऑसिलेशंस कैसे है, ऊपर नीचे इस तरह से, ओके। और वेव की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, यानी एंगल कितना बन रहा है, 90। पार्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक पॉन्ड में जाते हो, ठीक है, वहां पे आप पत्थर फेंकते हो, जाके किसी मेंढक का सर फाड़ते हो। अच्छा, तो ये है आपका पॉन्ड। यहाँ पर आपने दरमियान में मारा पत्थर और अच्छी खासी बद्दुआएं रिसीव की, लेकिन खैर आपको बद्दुआएं नहीं लगेंगी क्योंकि आप तो फिजिक्स पढ़ने आए थे भाई, हम तो एक्सपेरिमेंट करने आए थे ना। तो यहाँ से वेव्स जो थी वो इस तरह से बाहर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दी। अब देखो बेटा, पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपवर्ड, और जो मोशन है पार्टिकल के वेव की वो इस डायरेक्शन में है, तो अभी भी एंगल कितना है, 90। तो इसका मतलब है कि कुछ वेव ऐसी होती हैं जिसके अंदर पार्टिकल की मोशन और वेव की डायरेक्शन के दरमियान में एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज का होता है। इस तरह की वेव्स को हम कहते हैं क्या भला, ट्रांसवर्स वेव्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या आएगी, टाइप ऑफ वेव in which particles of medium moves perpendicular to the motion of, to the direction of propagation of wave, ओके। यानी पूरी कहानी क्या है कि वो वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल जो मीडियम के हैं वो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और हमेशा एक बात याद रखना कि जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसवर्स वेव में वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की मोशन जो है उसके दरमियान में एंगल कितना होता है, तो एंगल होता है भाई साहब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं π/2, सही समझ आ गई। दूसरे नंबर पर जो वेव आती है पार्टिकल के जो मोशन है उसके रिस्पेक्ट, वो होती है क्या भला, देखो अगर आपके पास स्प्रिंग है, ठीक है, ये वाला, इसको आपने यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, ये है स्प्रिंग। यहाँ से आपने इसको पकड़ा हुआ है, अच्छा पकड़ा हुआ है, तो क्या करते हो आप इसको थोड़ा सा इधर को जर्क देते हो, बिल्कुल इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, इन कुछ जो लूप्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी। अब लूप्स मैंने वैसे ज़्यादा बना दिए हैं लेकिन खैर समझने के लिए, और यहाँ पर सेम ही रहेंगी। जैसे आप जर्क दोगे, आपके हाथ के पास जो लूप्स होंगी ना वो हो जाएंगी इकट्ठी। अब जैसे ही आप इसको जर्क बंद करोगे तो ये लूप्स जो होंगी वो आगे की तरफ मूव करेंगी, यानी ये वाली जो होंगी वो खुल जाएंगी और आगे वाली जो होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी, ये वाली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी और आगे वाली जो है ये कंप्रेस हो जाएंगी, ओके। अब क्या होगा कि ये दोबारा से, ये वाली जो है अब वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगी और अगले वाली जो है वो क्या हो जाएंगी, कंप्रेस हो जाएंगी।
यानी अब अगली दफा क्या होगा कि ये वाली कंप्रेस हो गई और ये वाली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। ठीक है, कुछ ऐसे। इसमें क्या हुआ कि ये वाली जो वेव है देखो, वो भी इस डायरेक्शन में थी, पार्टिकल भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। सही है ना, यानी पार्टिकल्स ने भी मूव किया किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वेव ने मूव किया इस डायरेक्शन में। तो इस तरह का इसका मतलब है कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर पार्टिकल भी उसी मोशन में जाते हैं, उसी डायरेक्शन में जाते हैं, मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव जाती है। अच्छा बेटा, ये एक बात याद रखना कि ये पार्टिकल जो हैं ये भी आगे मूव नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जगह पर ऑसिलेट कर रहे हैं। बस पहले वो ऑसिलेट कर रहे थे, वेव इधर को जा रही थी तो ऐसे, अब वेव इधर को जा रही है तो वो भी ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अभी भी ऑसिलेशंस ही रहे हैं। ओके, इसी तरह साउंड वेव्स होती हैं। देखो, जब ये देखो, ये समझो हवा के पार्टिकल्स हैं, ये सुनने वाले का कान है और ये आपका मुंह है। देखो, जब आप बोलते हो तो क्या होता है, आप प्रेशर लगाते हो। ठीक है, प्रेशर आपने लगाया और हवा जो आपके मुंह के सामने की थी ना, वो कंप्रेस हो गई। सही है, अब क्या हुआ कि उससे आगे थोड़ा सा गए, अब ये मुंह और कान में दोबारा नहीं बना रही क्योंकि पहली दफा बन गए बस। ठीक है, चलो इसकी आंख भी बना देते हैं भाई साहब की। चलो जो भी है, तो खैर, तो ये जो होंगे पार्टिकल कंप्रेस हो जाएंगे। अब ये पार्टिकल आगे नहीं जाएंगे, बल्कि जब ये जब ये कंप्रेस हो गए, फिर से इन्होंने क्या करना है, अपनी जगह, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाना है, यानी इन्होंने फिर वैसे ही हो जाना है। लेकिन ये वाले जो होंगे ये कंप्रेस कर जाएंगे, बाकी सारे ओरिजिनल पोजीशन में रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि ये भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएंगे। कंप्रेशन को यहाँ पे कंप्रेस हो गए ना, ये वाले फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे और यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा। समझ आ रही है ना मेरी बात की? और अगले भी वैसे रहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि यही कंप्रेशन आगे चला जाएगा और ये वाले अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। यानी ऐसे हुआ, पार्टिकल पहले ऐसे हुए फिर ऐसे हो गए। ठीक है, देखो, पहले ये वाले पार्टिकल ऐसे हुए, ऐसे हुए, आपने यानी आवाज पैदा की, ये ऐसे हो गए। इन्होंने क्या किया कि आगे वालों के खुद ही ऐसे हो गए तो आगे वाले ऐसे हो गए। जब ये खुले तो आगे वाले ऐसे हो गए। जब ये खुले तो उन्होंने अगले वाले पे प्रेशर लगाया और अगले के कान में गए, और कान पे यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, इन्होंने इसको वाइब्रेट कराया, नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस हुई और आपको पता चला कि अगला बंदा आपको गाली नहीं, आपको प्यार से सलाम कह रहा है। समझ आई? अब देखो, समझने की बेटा कोशिश करो। क्या है कि पार्टिकल यहाँ पर ऐसे पड़े थे, आपने आवाज प्रोड्यूस की, वो ऐसे हो गए, कंप्रेस हो गए ना। अब जैसे वो खुलेंगे तो अगले वालों पे तो प्रेशर लगाएंगे ना। ठीक है, आगे वाले ये वाले जो थे इस पे प्रेशर लगा और ये ऐसे हो गए। देखो मैं बताती हूँ, ये ऐसे था, आपने ऐसे किया, ये कंप्रेस हो गया, ऐसे ही हुआ ना। अब इस पे कंप्रेस हुआ, ये ऐसे हुआ, इसने अगले वालों को कंप्रेस कर दिया। आगे भी क्या हुआ, ये ऐसे हो गया, इसने अगले वाले को कंप्रेस किया। यानी ऐसे कंप्रेशन चलते गए, यानी पार्टिकल मूव नहीं कर रहे, बस एनर्जी जो है वही मूव कर रही है। हर पार्टिकल अपने से अगले वाले पे फोर्स लगाता है, हर पार्टिकल अगले वाले को कंप्रेस करता है, जिसके नतीजे में कान तक, आपके अगले बंदे के कान तक वॉइस जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स की मूवमेंट किधर थी, इस डायरेक्शन में। वेव की मूवमेंट किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल की वाइब्रेशन हो रही थी, उसी प्लेन में, उसी डायरेक्शन में वेव ने मूव किया है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कंप्रेशनल वेव या फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव। comes its formal definition, and the definition is the wave in which particles moves या vibrate, वाइब्रेट लिखूंगी मैं, मूव नहीं लिखूंगी, क्योंकि वो अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, मूव नहीं कर रहे।
सॉरी, वाइब्रेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ, सेम रहने दो, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन या प्रोपगेशन ऑफ वेव। ओके, तो वो वेव जिसके अंदर पार्टिकल की वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है, तो उसको हम कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो अब बच्चे देखो कि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैम एनर्जी ट्रांसफर होती है, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रही। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव में देखो मटेरियल के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ने मूव करना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बेटा, किसी जगह पर पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप स्प्रिंग में देख सकते हो या यहाँ पर देख सकते हो, पार्टिकल्स क्या हैं? अपने पास पास हैं। तो इस एरिया को हम कंप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्रेशन। तो एरियाज वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम are close to each other are called compression। सही है। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है? कंप्रेशन। इसी के उल्टा होते हैं रेरफैक्शंस। अब यहाँ पर देखो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर हैं। अगर इस जगह पर देखो तो पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या है? दूर दूर है। सही है। तो उन जगहों को हम क्या कहते हैं? रेरफैक्शन। तो एरियाज वेयर पार्टिकल्स are far from each other are called, क्या बोला? रेरफैक्शन। समझ आ गई? अब इसी तरह से ट्रांसवर्स वेव में भी होते हैं। वो एरियाज देखते हैं हम। देखो बैक ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर देखो ये थी आपके बॉडी की इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। अब क्या हुआ कि जब आपने इसको डिस्प्लेस करवाया तो क्या हुआ कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो मेन पोजीशन से अप है और कुछ जो हैं वो डाउनवर्ड हैं। ऐसा ही है ना। तो ऐसे पार्टिकल जो मेन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट पर होते हैं या हायर एम्पलीट्यूड पर होते हैं, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। और जो डाउनवर्ड होते हैं, डाउन हाईएस्ट पोजीशन पर होते हैं या डाउन एम्पलीट्यूड पर होते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रफ। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से वेव बड़ी सारी करके बनाऊं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखो, अच्छा ये ऐसे, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, हायर एम्पलीट्यूड पर होंगी, हाईएस्ट मैक्सिमम पोजीशन पर होंगी, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रस्ट। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये आपका हो जाएगा ट्रफ। ट्रफ। ओके, तो बच्चे ये क्रस्ट, ट्रफ, कंप्रेशन, रेरफैक्शन आपको समझ आ गई। होप सो कि समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की, वो होती है वेवलेंथ।
वेवलेंथ क्या होती है? अगर मैं यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव दोबारा से ड्रॉ कर दूं थोड़ी सी नीट करके, तो ये होगा इसका रेरफेक्शन, ये होगा इसका कंप्रेशन, सही है। यहाँ पर फिर रेरफेक्शन, सही है। तो दो कंजक्टिव कंप्रेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और कंप्रेशन बना देती हूँ, सही है। तो ये कंप्रेशन बन गया। अच्छा वैसे नीट तो नहीं है ये, लेकिन खैर। तो देखो ये भी क्या है? ट्रफ, सॉरी क्रस्ट। ये भी क्या है? क्रस्ट। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का कंजक्टिव फासला जो होता है, यानी दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला जो होता है, या दो कंजक्टिव ट्रफ। तो यहाँ पे मैं ट्रफ भी दोबारा बना देती हूँ एक और, तो इसी कलर से बना देती हूँ, ठीक है। दो कंजक्टिव ट्रफ या दो कंजक्टिव क्रस्ट के दरमियान का फासला जो होता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, सही है। बेसिकली ये ऐसे है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो दो कंजक्टिव क्रस्ट या दो कंजक्टिव ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव क्रस्ट और ट्रफ is called one wavelength, या वन या बोल दो या वेवलेंथ बोल दो, LENGTH, ठीक है। और इसको शो हम करते हैं लैम्डा से। ये तो हो गया जब आपने बात की ट्रांसवर्स वेव की, सही है। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल की। तो दो कंजक्टिव रेरफेक्शन या दो कंजक्टिव कंप्रेशन के दरमियान का फासला जो है उसको हम एक वेवलेंथ कहते हैं। क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव कंप्रेशन और रेरफेक्शन is called wavelength, ओके। चलो वेवलेंथ भी हो गया। तो बच्चे एक और बात कि ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं ना, जिनमें ये होती हैं कंप्रेशन और रेरफेक्शन, इनको ना ज़रा ज़्यादा इलास्टिसिटी चाहिए होती है। अब यानी पार्टिकल्स को अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कराने के लिए ज़्यादा इलास्टिसिटी चाहिए होती है। अब वो इलास्टिसिटी इनको मिलती कहाँ से है? वो इलास्टिसिटी होती है सॉलिड्स के अंदर या फिर लिक्विड की सरफेस पे। कहाँ पे? या तो सॉलिड में या फिर लिक्विड की सरफेस पे। तो आपको जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, सॉरी ट्रांसवर्स वेव हैं, मिक्सअप कर रही हूँ, ट्रांसवर्स वेव हैं वो या तो सॉलिड में मिलेंगी या फिर लिक्विड की सरफेस पे। सरफेस पे क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि लिक्विड के पास सरफेस टेंशन होती है और उसकी जो अपवर्ड यानी अपर लेयर होती है बिल्कुल वैसे होती है जैसे इलास्टिक की लेयर है, तो वहाँ पर पाई जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पानी में बनने वाले रिपल्स पर, तो क्या होगा कि वो रिपल्स जो होते हैं वो ना तो ट्रांसवर्स होते हैं और ना ही अकेले लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। देखो कैसे कि जब आप पत्थर को फेंकते हो, पत्थर आपने फेंक दिया तो अपवर्ड डायरेक्शन पे आपको ये ऐसी वेव नजर आई, ऐसी। आपने कहा भैया ये तो ट्रांसवर्स वेव है, हम तो इसको ट्रांसवर्स कंसीडर करेंगे, लेकिन इनके नीचे के पार्टिकल जो है ये वाले, ये तो ऐसे कंप्रेस अपवर्ड डाउनवर्ड ऐसे, ठीक है। लेकिन नीचे वाले पार्टिकल जो है वो कंप्रेस भी तो हो रहे हैं। जब ये वेव नीचे आती है तो ये कंप्रेशन हो जाता है, जब ये पार्टिकल ऊपर चला जाता है तो ये रेरफेक्शन प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसे ही होता है ना कि जब वेव नीचे आती है
तो नीचे वाले पार्टिकल कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे ही वो पार्टिकल ऊपर जाता है वेव का, जहाँ पे क्रस्ट प्रोड्यूस होता है, तो रेफ्रैक्शन हो जाता है। तो इसका मतलब है जो रिपल्स होती हैं पानी के अंदर वो ट्रांसवर्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल भी होती हैं। अब ये पार्टिकल्स के हिसाब से हो गया कि पार्टिकल के मोशन के हिसाब से। अब एक और टाइप है, ठीक है, एक और कैटेगरी है वेव की टाइप्स की, वो विद रिस्पेक्ट टू मीडियम है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, टाइप्स ऑफ वेव्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको अपनी डायरेक्शन प्रोपगेट कराने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्या, मैकेनिकल वेव्स। तो ऐसी वेव जिनको अपने प्रोपगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, द वेव दैट रिक्वायर some medium to propagate। अब इसकी जो आम मिसाल है वो है साउंड वेव्स। अगर हवा नहीं होगी, कोई मीडियम नहीं होगा, तो कोई भी साउंड जो है वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। सम मीडियम टू प्रोपगेट। अब इसकी जो आम मिसाल है वो वॉइस की है, आपकी आवाज़ की। अगर आप यहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होगा, एयर नहीं होगी, तो आवाज़ जो है वो प्रोपगेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। इसके साथ दूसरे नंबर पर आ जाती हैं जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। ये वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये होती हैं, इनका नाम होता है मैकेनिकल वेव्स, सही है। और ये होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि इनको मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए किसी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, सही है। तो इसमें आपकी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, लाइट आ जाती है जिसमें रेडियो वेव्स हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, फिर गामा रेडिएशंस हैं, फिर पता नहीं कौन कौन से रेडिएशंस हैं, ये नहीं सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए किसी भी किस्म के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक सबसे अलग वेव भी होती हैं, वो होती हैं मैटर वेव्स, ओके। अब मैटर वेव्स क्या होती हैं? मैटर वेव्स होती हैं बेसिकली ना तो ये मैकेनिकल होती हैं, ना ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। अच्छा, मैटर वेव्स क्या होती हैं, इसको पढ़ने से पहले ये याद रखना, बताना भूल गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा क्या होती हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, ठीक है, कभी भी ये लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती। अच्छा, मैटर वेव्स क्या होती हैं? ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का है, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे। सिर्फ मैं आपको अभी के लिए इतना बता देती हूँ कि जब भी पार्टिकल मूव करता है, जब भी पार्टिकल मूव करता है तो वो एक वेव की तरह से भी बिहेव करता है, ठीक है। अब बड़े पार्टिकल जो हैं वो कहोगे वो अच्छा मैम हमने तो बॉल फेंकी थी, वो तो वेव बनी नहीं उसकी। छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, अब बड़े पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। खैर, मैटर वेव्स जो होती हैं ये बेस करता है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के ऊपर, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ओके। अब डी ब्रॉगली जो है वो साइंटिस्ट का नेम है। इसने हाइपोथेसिस दिया था कि जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो वो एज अ वेव बिहेव करता है, यानी पड़ा है तो पार्टिकल है, लेकिन जब वो मूव करेगा तो वो एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करवाएगा आपको। अब वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब वो इंटरफेरेंस करेगा, डाइफ्रैक्शन करेगा, वो सारा आप अगले चैप्टर में पढ़ लोगे, डोंट वरी, सही है। तो इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें जो है वो पार्टिकल नहीं करवा सकता, ठीक है।
रिफ्लेक्शन तो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि जब भी एक रे आती है, मीडियम से टकराती है, तो वो पीछे वापस अपने वाली मीडियम में चली जाती है। रिफ्रैक्शन भी पढ़ा होगा कि जब भी रे आती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना रास्ता जो है वो तब्दील कर लेती है। पढ़ा है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मटेरियल पार्टिकल नहीं करते, ये वेव्स करते हैं। और उसने बताया कि पार्टिकल जब मूव करेंगे तो वे वेव की कैरेक्टरिस्टिक शो कराएंगे, तो इसका मतलब ये फिनोमिना भी प्रोड्यूस कराएंगे। तो अभी के लिए आपने जितने पार्टिकल्स पढ़े ना वो बहुत बड़े हैं, लेकिन अगर आप एटॉमिक स्केल पे आ जाओ, इलेक्ट्रॉन की स्केल पे, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की स्केल पर आ जाओ, तो वहाँ पर इनकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उसको ईजीली डिटर्मिन कर सकते हो। केमिस्ट्री में तो आपने इसको पढ़ा भी होगा, बोहर के एटॉमिक जो रेडियस है उसमें आपने पढ़ा है कि हमें लगता है शेल ऐसे है, लेकिन शेल कैसे है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ऐसे। सही है, लेकिन खैर हमारा ये टॉपिक नहीं है। सेकेंड ईयर में आप लोग इसको डिटेल से मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे तो फिर आपको इन सारी चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। तो बेसिकली मैटर वेव्स जो हैं ये वो वाली वेव्स हैं जब पार्टिकल मूव करता है, व्हेन पार्टिकल्स मूव, particles move, they behave like wave and this is called matter waves. Okay, तो ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।